हेलो गाइस, मैं अंसार सर। मैं मोहम्मद सर। मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। वीडियो लाइक शेयर जरूर कर दें अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चलते हैं आज की वीडियो के अंदर। वीडियो का टाइटल है लोग सर की वीडियो, क्या अब कतर में भी बनेगा मंदिर? क्योंकि आई थिंक पीएम मोदी साहब पहले दुबई गए हैं, दुबई के बाद कतर गए हैं, फिर इफ्तिताह किया था दुबई में मंदिर का, उसके बाद कतर भी गए हैं, तो उधर भी शायद कोई इस तरह का ऐलान तो हुआ होगा। देखते हैं वीडियो में, पता चलता है, फिर इस पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो है वो डेली स्वैग का है, मुजम्मिल भाई का। अब कतर में मंदिर बनाने की बात और जय श्री राम सुन पाक शॉक्ड। अच्छा जी, तो जैसा कि आप सबको पता है कि पीएम मोदी जो है वो अबू धाबी में मंदिर का उद्घाटन करके फिर कतर गए और कतर में उनका बड़ा जबरदस्त स्वागत हुआ, रेड कारपेट बिछाया गया और बड़ी जबरदस्त तरीके से उनका स्वागत किया गया पीएम मोदी का। पूरी दुनिया को ये संदेश गया कि भाई कतर में जब पीएम मोदी आए हैं और कतर के अमीर उनके साथ दिखे हैं तो रिलेशन जो है वो मजबूत हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और ये आप सबको पता ही है कि भाई $78 बिलियन का हमने डील किया 20 साल के लिए एलएनजी की। तो कतर की इकॉनमी में भी हमारा बड़ा योगदान है और कतर को ये बात पता है, तो इसीलिए उन्होंने पलक पावड़े बिछाए भैया पीएम मोदी की अगवानी में, और ये होना ही था। अब इस अगवानी को, इस सारी चीज़ों को देखकर जो है वो पाकिस्तानियों को तो मिर्ची लगनी है भाई, जाहिर सी बात है। अरे कतर तो मुसलमान देश है और हम 80 भी मुसलमान, वो क्यों काफिर को ऐसे कर रहा है? अब इनको कौन समझाए कि वो मुसलमान आगे निकल चुके हैं, आप लोग जो हैं कन्वर्टेड वाले वो सोच ही नहीं पा रहे हैं कि हो क्या रहा है। आप लोग का काट लिया गया है, मतलब आप लोगों को बेवकूफ बना दिया गया है और आप लोग बेवकूफ बन रहे हैं अभी तक, समझ रहे हैं? तो चले देखते हैं कि भाई कतर में भी क्या मंदिर बनेगा क्या। कि अबू धाबी के अंदर हिंदुओं का एक सबसे बड़ा मंदिर खुला है। उस मंदिर की ओपनिंग के बाद अभी नरेंद्र मोदी, इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं सर, वो कतर के लिए जा रहे हैं। सबसे पहला मंदिर दुबई में बना, दूसरा अबू धाबी में, अब कतर गए हैं। क्या कतर में भी ये जाकर अपने मंदिर को बनवा सकते हैं? कैसे देखते हैं आप? जो वो कहते हैं, जिधर वो हाथ रखते हैं उधर वो चीज़ उनकी पूरी होती जा रही है। जिस तरह से उनकी इकोनॉमी पावरफुल होती जा रही है, वो हर एक कंट्री में जाकर अपनी बात मनवाने के काबिल हो गए। क्या कहना चाहेंगे, मंदिर के हक में क्या अगेंस्ट है? मैं तो मंदिर के अगेंस्ट हूँ क्योंकि इस्लाम के भी खिलाफ है कि बुतों की पूजा करना हराम है, ठीक है। और अगर अरे भाई तो तेरे लिए हराम है ना, तेरे लिए दिक्कत है ना। कतर का अमीर तो नहीं जाएगा वहां पे बुतों की पूजा करने, कतर के लोग नहीं जाएंगे वहां पे बुतों की पूजा करने। कमाल है यार। ये अबू धाबी में बन गया तो अबू धाबी में ना ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है ना 70 to 80% पॉपुलेशन वो बाहर के मुल्कों की है। फॉरेन वो वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, बहुत ज़्यादा इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ पे आबादी बाहर के लोगों की ज़्यादा है। और जो वहाँ के रिहायशी हैं उनकी सिर्फ 15 से 20% आबादी है, क्योंकि इस वजह से वो मंदिर बनाने में कामयाब हो गए हैं। और कतर का जहाँ तक ताल्लुक है, वहाँ पे ज़्यादातर 80 to 90% जो लोग हैं वहाँ पे अभी रिहायशी रह रहे हैं। और कतर की जो ज़्यादातर जो गवर्नमेंट है वो फ़लस्तीन के साथ खड़ी है और वो इस तरह वो अबू धाबी की तरह वो उधर मंदिर नहीं बनने देगी कभी। अबे जाके पढ़ कुछ। कतर के जो ओरिजिनल लोग हैं कितने परसेंट हैं? इंडियंस वहां पे 20% हैं, नियर अबाउट। जाके पढ़। सबसे बड़ी दिक्कत पाकिस्तानियों में है, उनको नॉलेज ही नहीं है। जो नॉलेज उनको कोई लाके दे देता है वो इसी को सच मान लेते हैं। किसी ने आके कुछ कह दिया, सच मान लिया उसी को। ऐसे बेवकूफ लोग हैं। क्या लगता है? ना ही बनना भी नहीं चाहिए। इस तरह हमारे मुसलमान लोग गुमराही में चले जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो क्या हमारा ईमान इतना कमजोर है कि हम अपनी माइनॉरिटी को, जहाँ पर नॉन मुस्लिम, सुन ले, जहाँ पर नॉन मुस्लिम्स के साथ अगर हम मिल बैठकर बातचीत नहीं कर सकते, उनके साथ खा पी नहीं सकते, तो हम उनको इम्प्रेस कैसे करेंगे? असल में बड़े जो हमारे हुक्मरान, ये आपको भी पता है, हर बच्चे को पता है, बिक चुके हैं। ये अब क्या कह सकते हैं, इन्हों को शर्म आनी चाहिए, बनने नहीं चाहिए, इस्लाम के खिलाफ है ये। कैसे देखते हैं आप कि कहीं ना कहीं इंडिया की बड़ी इकोनॉमी देख के इन्फ्लुएंस तो नहीं हो गया कतर और दुबई, और जितने सऊदी अरेबिया में जिस तरह से तरक्की करते हुए जा रहा है, तो आपको नहीं लगता कि वो आइडियोलॉजी से निकलकर आप अपने कौम के मफाद, अपने लोगों का फ़ायदा और बड़ी मईशत के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के बारे में सोचते हैं? हम वहीं सोच लेके बैठे हुए हैं कि भाई इसको नहीं बुलाना, इसको नहीं बुलाना, ईसाई, हिंदू, सिख को नहीं बुलाना। अब दुनिया इस चीज़ से बाहर नहीं आ गई। जी बाहर तो आ गई, लेकिन फिर भी जो उनकी इकॉनमी है वो मुझे पता है कि बढ़ गई है, लेकिन
फिर भी क्या नाम है उनको उनकी बात कुछ ज़्यादा मानी जाती है क्योंकि उनके पास मार्केट बहुत बड़ी है, उनके पास सब होता है ना। उनके पास मार्केट बहुत बड़ी है, उनके पास आवाम बहुत ज़्यादा, जिस वजह से ना ऑयल जिस तरह जितने भी जी आईडी पहले नंबर पर है। जी हर चीज़ में आ गए हैं, लेकिन वो उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है जिस वजह से ना वो इतनी स्पीड से आगे निकल रहे हैं, क्योंकि जब एक मुल्क में इतनी ज़्यादा आबादी होगी वहाँ पे कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होगा। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? भाई तो जल्दी पाकिस्तान वालों बच्चे पैदा करो यार, वैसे भी बच्चे अल्लाह की देन है, पैदा करो जल्दी, ज्यादा जितने से ज्यादा 25-25 बच्चे पैदा करो एक परिवार, ताकि आबादी हमसे ज्यादा हो जाए और आप बड़ी मार्केट बन जाओ और आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो जाए, आपकी बात मानी जाने लगे पूरी दुनिया में। कमाल का आइडिया दिया मैंने, जल्दी समझो। जब तक हमारे मुसलमानों का आपस में इत्तेफाक नहीं ना होगा तब तक ये कुछ नहीं हो सकता। आपने कहा कि उनके पास बहुत सारी चीजें हैं, ब्लैकिंग, उन्होंने ब्लैक, आपको पता है हर चीज सारी जितनी भी चीजें वो एक्सपोर्ट हमारे- करते बनाते वो ब्लैक है। ब्लैक है। आप इनसे एग्री करते हैं? हर चीज़ नहीं, हर चीज़ तो नहीं ना ब्लैक होती है, कुछ चीज़ें में वो आ गए हैं। चीजें वाइट भी होती है, जिस तरह वो गाड़ियां ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आगे जा रहे हैं। आईटी के बारे में पता है आपको क्या होती है? तो आप इसीलिए कह रहे हैं कि वो ब्लैक होती है। भाईजान वो तालीम के लिहाज से वो चांद पे चले गए हैं। ऐसे। आईटी इंडस्ट्री उनकी इतनी स्ट्रांग हो गई है, टेक्नोलॉजी इतनी मजबूत हो गई है, वो चांद पर चले गए हैं। क्या चांद पर कोई जा सकता है? नहीं, नहीं जा लेकिन सकता। हमें यही लगता है कि चांद पर नहीं चांद पर कोई नहीं जा सकता, ये कह रहे नहीं जा सकते। जा सकते हैं, पहले वो गया रशिया गया है, अमेरिका गया है, फिर अब इंडिया चला गया, तीसरे पे अब इंडिया आ गया, कहना गया। चाइना भी गया है, 4 मुल्क तो चले गए हैं चांद पे। ठीक है तो लेकिन साउथ पोल पर जाने वाला इंडिया पहला मुल्क बन गया हुआ है। जी ये तो है, वो टेक्नोलॉजी में हमसे आगे हैं और दूसरी इकॉनमी में भी हमसे आगे निकल गए हैं, उन्होंने मेहनत की है जिस वजह से आज वो दुनिया में हमसे थोड़ा आगे चल रहे हैं। हम उनसे बहुत पीछे रह गए हैं क्योंकि हमने तवज्जो नहीं दी। हमारी हुकूमतें जो हैं वो हर हुकूमत जो भी आई है वो सिर्फ और सिर्फ करप्शन की बेस पे बनी है और लोगों को सब्सिडी तो ये तो कह रहे हैं कि वो तो हमसे बहुत आगे निकल गए हैं, क्या हम उनका मुकाबला कैसे करेंगे? फिर वो तो हर चीज में हमसे आगे निकल गए। इस तरह ही है, हर चीज आपके सामने उन्होंने के पास है। हाँ। तो फिर मुकाबला कर सकते हैं क्या हम उनका? नहीं, नहीं कर सकते, कमजोर हो गए फिर हम, उसका मतलब है। कमजोरी की बात नहीं, हमारी वहाँ भी बिक चुकी है, मुसलमान ही बिक चुके हैं, कमजोर की बात ही फिर नहीं। हिंदू तो जो- ताकतवर जो हो गए। उन्हों का माल वगैरह हमारे मुसलमान ही लोग हैं, हमारे देश में भी वही ला रहे हैं, वही उन्हों का माल आगे भी सपोर्ट करा रहे हैं। क्या कह रहे हैं, कुछ समझ आ रही इनकी आपको? उनका जो मुल्क है वो जाहिर बात है आगे निकल गए हैं हमसे। हम लेकिन अगर हम भी आगे निकलना चाहते हैं तो हमारे पास अब मैन्युफैक्चरिंग में हम पीछे रह गए हैं, गाड़ियाँ बनाने में, बाइक्स बनाने में बहुत पीछे रह गए। हमारा सारा कुछ यहाँ पे जापानीज़ चल रहा है। तो हमारी कंट्रीज़ है, मुस्लिम कंट्रीज़, आपस में इनका कोई भी एक दूसरे के साथ मुतफिका कोई भी बैठक नहीं है इनके, और आजकल हम हिंदू रस्म की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो इसलिए हमें चाहिए कि अपने इस्लाम की तरफ फुल फोकस करें। तो इसलिए जो हमारी सऊदीया कंट्रीज़ हैं, कतर हो गया, सऊदीया हो गया, ये कंट्रीज़ तो बेसिकली ये मुस्लिम कंट्रीज़ है ना। तो ऑलरेडी बात ये है कि आज हम गैर मुस्लिम को सपोर्ट करने की वजह से ही मुस्लिम जो है ना नॉन कंट्री की वजह से जाने की वजह से आज अपने हर लिहाज से जो है ना वो रो रहा है, परेशान है, इसी वजह से परेशान है। जबकि हमें चाहिए दीन को फैलाना चाहिए, हमें उनके मंदिरों को ख़त्म करके वहाँ मस्जिदें बनानी चाहिए, जितना खर्च होना चाहिए हमें करना चाहिए, ताकि ऑलरेडी दिनों को खत्म करके मस्जिदें बनानी चाहिए। मस्जिदें बनानी चाहिए, तो फिर ही मेरे नबी का दीन फैलेगा ना, फिर ही लोगों को पता चलेगा ना कि ये मेरे नबी का दीन है और अल्लाह पाक ने इसको कुरान पाक में ये कहा है कि यही आखिरी दीन है और ये आखिरी मेरा नबी है। अच्छा, तो ऐसे ही प्रॉब्लम यही है कि आप दूसरों को तबाह करना चाहते हैं, और जब भी आप दूसरों को तबाह करने की कोशिश करेंगे आप खुद तबाह हो जाएंगे और तबाह हो रहे हैं। यह है वो माइंडसेट। अब लोग कहते हैं ना कि आप मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, खिलाफ बोलते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, ये बोल रहा है ना बंदा सामने, अब देखो क्या बोल रहा है ये। कितने मुसलमान आएंगे इसको कंडेम करने के लिए कि नहीं ये गलत बात बोल रहा है? कोई नहीं आएगा। खुलेआम कहा जा रहा है मंदिरों को तबाह करके मस्जिदें बनानी चाहिए। वाह, सामने वाला यही काम करने लगे तब वो आप पर जुल्म हो जाएगा। लेकिन ये आप दूसरों पर जुल्म नहीं कर रहे हैं। यही काम बाबर ने किया था बाबरी मस्जिद पे, यही काम अयोध्या में वो ज्ञानवापी में हुआ, यही काम मथुरा में हुआ, यही काम इस देश में हमारे देश के 60,000 मंदिरों के साथ हुआ। लेकिन वो जुल्म नहीं है जी, नहीं 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 नहीं, नहीं वो जुल्म नहीं, वो हमारा हक है। लेकिन यही पलट के कोई कहने लगे, ये कह दे, सिर्फ जगह बदल दे अब कि भाई हम दुनिया की सारी मस्जिदों को मिटाकर वहां पर मंदिर बनाएंगे और पूरे दुनिया में हिंदुइज्म फैलाएंगे, तो मैं तो भैया एकदम मतलब मेरे पीछे पड़ जाएगा कि इसकी हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने की। लेकिन ये है मुसलमानों की सोच, और मैं भारत के मुसलमानों को भी कहता हूं कि अगर आपकी सोच ऐसी नहीं है तो आप कंडेम करिए इस बंदे को,
लेकिन आप नहीं करेंगे, मुझे पता है नहीं करेंगे आप कंडेम। इक्का दुक्का कोई कर देगा तो कर देगा, वरना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो बात इस बंदे ने कही है उसको बस मस्जिद को मंदिर में बदल दीजिए, और जहां मंदिर कह रहा है वहां पर मस्जिद लगा दीजिए। उसके बाद सोचिए कि कैसी बात है, तब समझ में आएगी कि मैं क्या कह रहा हूं आपको। तो ऐसे ही जो आपने बात की, अगर ये इसी जगह पर खड़े होकर कोई हिंदू कहता कि भाई पाकिस्तान मुसलमानों की जितनी भी मस्जिदें हैं सबको गिराकर हमने मंदिर बनने चाहिए, आप उसको कैसे जवाब देते हैं? हम उसको यही जवाब देते ना कि आप राय हक पे आओ, पढ़ो। अगर आपका दीन हक है तो आप बताओ, हमारा दीन पढ़ो, आप देखो। क्योंकि जबकि वो भी हमारे दीन को मानते हैं, उनको भी पता है कि अल्लाह एक है, आखिरी नबी एक है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से जितना मेरा माइंडसेट है, जितना को मैं समझता हूँ चीज़ों को, सर मोहब्बत से आप किसी को अपनी तरफ कायल कर सकते हैं। नफरत से अगर किसी का मस्जिद गिराएंगे, किसी के मंदिर गिराएंगे, तो उनके दिल में आपके लिए शदीद, चाहे आपका मजहब सच्चा, चाहे आपका खुदा सच्चा, ये तो आपको पता है ना। आपने उसको अपनी तरफ लाने के लिए, भाई खुदा ने अपने चेहरा तो नहीं दिखाना नीचे आके, आपका इखलाक ही वो आपको खुदा दिखाएगा। आप अगर उसके मंदिर मस्जिद को गिराने पे आएंगे तो वो आपकी गिराएगा, इस तरह तो पीस नहीं फैलेगा। मैं गिराने की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा मकसद ये है कि जहाँ मंदिर है वहाँ उसके करीब एक मस्जिद होनी चाहिए। जैसे पहले कहा था, जैसे हमारे यहाँ पे देखिए ना, आप बादशाह मस्जिद में जाएं तो मस्जिद के साथ मंदिर है। कब से चल रहा है? गुरुद्वारा वो है। तो हम भी ये कह देते हैं ना कि जहां भी मस्जिद हो उसके बगल में मंदिर होना चाहिए, हम भी यही कह देते हैं। बोल बताओ, अभी तुमने कहा गिराने की बात कही, मैं तो गिराने की बात नहीं कर रहा ना। अब तुम पलट गए अपनी बात से। पलटना तो तुम्हारी आदत है ना, सरेंडर कर देना तुम लोग की आदत है। तो अब बताओ, मैं अब कहता हूं हर मस्जिद के बगल में एक मंदिर बना दें, और बताओ, तुम्हारी ही बातें कह रहा हूं मैं। गुरुद्वारा जो मंदिर है, जो भी उनका है, कब से चल रहा है? कोई प्रॉब्लम? वो अपनी करते हैं, हम अपनी करते हैं। बेसिकली बात तो यही है ना। लेकिन वो इन चीज़ों को प्रॉफिट भी देते हैं, वो बोलते भी हैं कि यार मुस्लिम एक सच्चा मज़हब है। जबकि हमारी दीनी रिसर्चों पे आज दुनिया के जितने भी मुआलिक तरक्की में हैं, वो हमारे दीन के ऊपर ही काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके अंदर ईमान, वो तकवा, मकसद ये है कि वो एक दूसरे के साथ बेईमानी नहीं करते। कमाल की बात है यार, कैसे आप लोग ऐसे। तो फिर मुझे ये बोलना चाहिए क्योंकि सबसे पुराने जो लिटरेचर्स हैं हमारे, वो हिंदुओं के हैं, सनातनियों के हैं, और उनमें भी यही सारी बातें लिखी हुई हैं। तो कॉपी किसने किधर किया, ये तो सवाल बनता है ना। ये तो प्रूवन है कि सबसे पुरानी जो किताबें हैं इस धरती पर मौजूद, वो किताबें सनातनियों की हैं। और बताइए, लेकिन हम ये दावा नहीं करते। और कोई आपके हिसाब से क्यों चलेगा, दूसरे मजहब वाला क्यों चलेगा? मैं ये दावा करने लगूं सब लोग तो हमारे हिसाब से चलते हैं। अरे यार कैसी बातें करो, किस दुनिया में रहते हो तुम यार, किस दुनिया में रहते हो? हर धर्म में ये बात कही गई है कि भाई बेईमानी नहीं करनी है, चोरी नहीं करना है, सच बोलना है। ये बातें तो कही गई है ना, इसके अलावा भी कई बातें कही गई हैं, आपके में, दूसरों में, तीसरे में, बहुत सारी बातें कही गई। लेकिन ये कुछ चीजें तो कॉमन ही है ना। आप लोग की बुद्धि बढ़ नहीं रही है, जकड़ गई है बुद्धि। प्रॉब्लम ये है, इस्लाम को फॉलो नहीं करते, इस्लाम पे वो मानते नहीं है, तो वो दीन पे काम कैसे करते? फॉलो नहीं करते, लेकिन हमारी चीज़ों पे रिसर्च मारते हैं। आज आप देख लीजिए, चाइना, जितने मुल्क तरक्की किए हुए हैं, वो इसी वजह से तरक्की किए हुए हैं। अच्छा, कितनी बड़ी दुख की बात है कि हम यहाँ पर ये बात तो कह देते हैं कि चाइना तरक्की कर गया, अमेरिका तरक्की कर गया, यूरोप सारा तरक्की कर गया हमारे वो किताबें पढ़ के। तो आज हम जिनकी किताब, वो हमारे हाल खराब क्यों है फिर? हमारे हाल इसलिए तो ख़राब है ना कि हम इस पे ईमान पे फोकस रखते ही नहीं है। यही तो बात मैंने आपको पहले शुरू में की है ना कि हम मुस्लिम अगर एक हो जाएंगे तो आज कुछ भी नहीं हो सकता, आज सब कुछ बेहतर हो सकता है। तो भाई ये बताओ, फोकस करने से कौन रोक रहा है? आपकी किताबों को पढ़ने से कौन रोक रहा है? आपको पूरा इस्लाम फॉलो करने से कौन रोक रहा है? अबे कैसी जाहिलों वाली बातें कर रहे हो बे, रोक कौन रहा है तुम्हें? कोई काफिर आके तुम्हारा हाथ पकड़ ले रहा है, कोई काफिर आके तुम्हारा दिमाग बदल दे रहा है कि ये मत करो। इसीलिए तो कॉन्ट्राडिक्शन आती है। जैसे ही आप ये बात बोलते हो, सारी दुनिया हमें फॉलो करके ना अमीर बन गई और डेवलप हो गई, तो तुम भिखारी क्यों? अबे नहीं, वो हम फॉलो नहीं कर रहे ना। अबे तो रोका किसने है? मुंह बंद, जबान बंद। किसने रोका है?
अब देखिए ना, फ़लस्तीन में कितना हो रहा है। मुझे बताइए कि किसी कंट्री ने, मुस्लिम कंट्री ने, अगर वो आज स्टिक होती तो इतने मुस्लिम मरते? नहीं मरते भाईजान, इतने लोग शहीद नहीं होते। आज क्यों हुए ये पता है आपको? ये मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है ना। मैं आपको बताता हूँ ना, मैं आपको बताता हूँ, यही इस चीज़ का आइडिया मैं आपको दिलाता हूँ सर। हमारे मेन फोकस जो है ना वो हमने अपनी टेक्नोलॉजी पर नहीं किया, हमने एजुकेशन सिस्टम पर नहीं किया। हम अंसार करते हैं कि भाई ठीक है होगा, हम अच्छे कौम है। भाई देखो अच्छा कौम नो डाउट है, उसके लिए बन के दिखाना पड़ेगा ना दुनिया को। देखें जूस कितना छोटा सा मुल्क है, पूरी दुनिया पर हुकूमत करता है। क्यों? तालीमात की वजह से, अपनी एजुकेशन की वजह से, किसी को धोखा नहीं देता, बात करता है ईमानदारी करता। क्या हम ईमानदारी में रहे हैं? क्या आप दुबई देखें, आप मिडिल ईस्ट की बात करें, सऊदी अरेबिया से हमें निकाला जा रहा, पाकिस्तानियों को स्पेशली क्यों क्यों निकाला जा रहा है? इसलिए निकाला जा रहा है ना कि हम वहाँ पे जाके हरकतें ही ऐसी करते हैं ताकि बेसिकली हमें सबसे पहले वो करें, इनको डिमोट करो। अब देखें ना, इंडिया को हर कंट्री में जाने के लिए बेसिकली खुल इजाज़त है, वो इजीली चले जाते हैं। हमने सऊदीया में जाने के लिए देखिए आज लोग इतना रोते हैं, इतनी पॉलिसियाँ निकल आई हैं। उन्होंने सबसे पहले कहा कि पाकिस्तानियों को यहाँ से वेरिफिकेशन करवाएं कि पाकिस्तानी क्रिमिनल तो नहीं है, इसके ऊपर कोई केस तो नहीं है। क्यों? भीख तो नहीं मांगता। सबसे ज्यादा भिखारी हमारे यहाँ पे है यार। इसी में यही तो बात हम लोग करना चाह रहे हैं कि ये हमारे जो जितने हुक्मरान हैं ना, अगर ये आपस की जंग छोड़कर हमारी तरफ फोकस करेंगे तो हम ऊपर आएंगे, वरना भाई हमारे हालात इससे और बेहतर जो है ना डोन पे डोन ही होंगे। जो IMF की शरायत बेल आउट पैकेज हमें देना है सर, 65% जो हमारे गैस है वो एक्सपेंसिव हो गए। यही तो सर, अब देखें ना, एक नॉर्मल बंदा है, गैस आती नहीं, हवा आती है, पानी आता है, उसकी सैलरी बेचारे की 25,000 रुपये 17,000 रुपये उसको बिल आ गया है। तो बताएं कि ये इलेक्शन का गुस्सा है या आप जीते हैं हारे हैं? इलेक्शन का गुस्सा नहीं है, ये आपके माइंडसेट, नफरती माइंडसेट का नतीजा है। तबाह हो रहे हो आप लोग इस नफरत की वजह से। जो अभी कुछ मिनट पहले आपने नफरत अपनी दिखाई है कि सारे मंदिरों को गिराकर वहां मस्जिद बना देनी चाहिए, ये नफरत है। बहुत अच्छा हो रहा है, हमें जरूरत ही नहीं कुछ करने की। पाकिस्तान अपने ही लोगों को नफरत भर भर के ना तबाह करवा रहा है अपने ही देश को। हम लोग अपना बढ़िया मस्त, हमारे पास टाइम और भी है ना करने के लिए। कहाँ ये सब अपने ही मर रहे हैं, तो कहाँ हम लोग घुसे उसमें? मर भाई। यार हार जीत तो एक मैदान में बनी हुई है, लेकिन आप किसी गरीब आवाम को परेशान नहीं करें। देखिए, आप एक चीज़ को पसंद करते हैं, आपको वो पसंद है, आप उसको लाइक करते हैं, आप उसकी तरफ जाते हैं। एक चीज़ आपको नहीं पसंद तो आप उसकी तरफ नहीं जाते, तो उसके ऊपर आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है कि दुबई जैसे स्ट्रिक्ट कंट्री जहाँ पर इतने सख्त निज़ाम थे इस्लाम के, वहाँ पर मंदिर बनने के पीछे आपको नहीं लगता कि इंडिया की मैशत जो उभरती हुई बड़ी मैशत है? इंडिया की मैशत बढ़ती हुई भी है, और इंडिया इस वक्त हमसे बेहतर पांचवी बड़ी मैशत भी है, और उसके अलावा इंडिया इस वक्त हमसे स्ट्रॉन्ग में जा रहा है। हमारी करेंसी में देख लीजिए, अभी इंडिया ने अमेरिका से 19 ड्रोन हमले कर लिए हैं त्यारे, और उनको मंजूर हुए हैं जंग के लिए। तो इंडिया पावर में आ गया ना। इंडिया बेसिकली हमसे एटमी ताकत में भी वो ऊपर आना चाह रहा है। इंडिया पाकिस्तान से बेसिकली एटमी ताकत से ऊपर इसलिए आना चाह रहा है कि हम इनके साथ, एक वक्त ऐसा आएगा कि हम इनके साथ जंग कर सकें। लेकिन ये भी मैं बात बता दूं, ये इंडिया की भूल है। हम लोग जैसे भी हैं, या हम लोगों का आपस में जैसे बकारी हैं, जो भी मामला था पाकिस्तान के निकल, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नारा एक ही है, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जब इसमें बात आए तो हम कुछ भी नहीं देखते हैं, हम पार्ट छाड़ी चीट पड़ देते हैं। ठीक है, तो अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच। 93,000 पैंट उतारू सरमनी। तस्वीर लगाओ भाई, जल्दी लगाओ तस्वीर। ये तस्वीर देख रहा है बे? इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था? कौन थे ये? 93,000 की पैंट उतारी थी हमने, पाकिस्तानी फौजी थी ना। ये सब फर्जीवाड़े की बातें मत किया करो, रिजल्ट दिखाओ कि तुमने क्या किया है। रिजल्ट दिखाने से बात बनती है ना। रिजल्ट यह है कि 93,000 तुमने सरेंडर किया है। रिजल्ट यह है कि सियाचिन तुमने गंवाया है। रिजल्ट यह है कि आधा 2/3 कश्मीर तुमने गंवाया है। रिजल्ट यह है कि हर बार पिटे हो। और ये मैं नहीं कहता, खैर क्या बार बार सबूत दूं यार, इतनी काफी है आपकी बेइज्जती करने के लिए। जब ऐसी बातें बोलोगे तो फिर बेइज्जती तो खाओगे ना, है कि नहीं? सबसे पहले तो उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है ना, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है इंडिया की पाकिस्तान के मुकाबले में। और उनकी जो पार्लियामेंट है वो अपने मुल्क के लिए सोचती है, और उनकी जो पार्लियामेंट है वो अपने मुल्क के मफाद के लिए सारे उनके प्लान्स होते हैं। हमारी जो पार्लियामेंट है उसमें दींगा मुश्ती होती है, वो उसकी टांग खींच रहा है, वो उसकी टांग खींच रहा है, मुझे पंजाब दे दो, मुझे KP दे दो, मुझे पाकिस्तान दे दो।
बीच में हमारी इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से हमारी जो सियासी जो हमारा अदम इस्तेहकाम है उसकी वजह से हमारा मुल्क स्टेबल नहीं कर पा रहा, और हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी भी बड़ी कमज़ोर इसी वजह से है। अगर हमारा फ़ॉरेन मिनिस्टर इस तरीके से जाए कि पूरी पार्लियामेंट की उसको सपोर्ट हासिल हो और वो तमाम मुल्कों में जाके अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करे और सबसे पहले पाकिस्तान की बात करे अपने। आपको नहीं लगता कि फॉरेन मिनिस्टर से भी ज़्यादा मायने हमारी मईशत रखती है? पांचवी बड़ी मईशत बना ली इंडिया ने। नरेंद्र मोदी से पहले आप देखें कि इंडिया का इन्फ्लुएंस दुनिया के अंदर इतना नहीं था, मिडिल ईस्ट में तो बिल्कुल भी नहीं था, मिडिल ईस्ट तो बात ही नहीं करता था, लेकिन जब से ये बंदा आया है इंडिया की पूरी तकदीर ही चेंज। क्या बात कर रहे हैं मुजम्मिल भाई, मिडिल ईस्ट बात नहीं करता था इंडिया से पीएम मोदी के पहले? फिर मैं कहूंगा कि भैया आपको भी पढ़ने लिखने की जरूरत है मुजम्मिल भाई, थोड़ा पढ़िए लिखिए। कुछ भी बोल देना इज नॉट ओके। आप एक रिस्पॉन्सिबल अब स्थिति में पहुंच गए हैं, लाखों लोग फॉलो करते हैं आपके चैनल को, तो जो भी बोले वो थोड़ा पढ़ा लिखा आप पता करके बोलें कि जो मैं बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं। मिडिल ईस्ट के रिलेशन बेहतर हुए हैं, बिल्कुल मोदी जी के आने के बाद बहुत बेहतर हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मिडिल ईस्ट से हमारे रिलेशन ही नहीं थे। हमारे रिलेशन तो फिलिस्तीन तक से भी थे तब भी भाई, जब इंदिरा गांधी थी, यासिर अराफात आते थे मिलने। इसीलिए स्टडी बहुत जरूरी है, और आप थोड़ा इन बातों पर ध्यान दीजिए। कुछ भी बोलने से पहले सोचिए कि मैं क्या बोल रहा हूं। दर्शक भी बहुत समझदार है, वो फौरन पकड़ लेता है कि आप गलत बात बोल रहे हैं, गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। भारत के मिडिल ईस्ट से पहले भी संबंध थे और ठीक संबंध थे, खराब नहीं थे। कर दी है। आपने कभी सोचा था कि दुबई के अंदर मंदिर बनेगा? आपने कभी सोचा था कि कतर के अंदर वो विजिट करेंगे और कतर के अंदर उन्होंने अपने 5 के 6 के साथ उन्होंने अपने 8 जो थे वो अपने नेवी ऑफिसर्स को भी वहां से उन्होंने बरी करवाया, सजाए मौत मिली थी उन्हें। आप अंदाजा लगाएं कि इस किस्म का इन्फ्लुएंस हो गया कि भाई इंडिया से टक्कर सीधा मौत है, वो समझते हैं। सही देखें, उनकी सबसे पहले ना जो पॉलिसीज़ है ना वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। नरेंद्र मोदी की जहाँ तक बात करें ना, तो वो एक स्टेबिलिटी के साथ एक मुसलसल जो है अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बाद ना वो सामने आ रहा है। सबसे मेन चीज़ है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो उसके बाद हमारी इकॉनमी बेहतर होगी। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमारी ऐसे ही रहेगी तो हमारी इकॉनमी जो है ऐसे ही रहेगी। ठीक है, सबसे पहले पॉलिटिकल, और पॉलिटिकल में ना जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसको एक हद तक, एक लिमिट तक और मौके की इन्वॉल्व होना चाहिए, और जो पार्टीज़ जो फियर फ्रेड इलेक्शन के हिसाब से जो जीती हैं उनको मौका देना चाहिए। उनको वो जब मौका उनको मिलेगा वो इक़्तिदार में आएंगे। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मतलब है कम से कम 5 साल। अगर कंटिन्यू 5 साल वो जारी रखेंगे, शाह महमूद कुरैशी जैसा बंदा ऊपर जाके, तो तमाम मुल्कों के साथ मिलके जब वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को अच्छे तरीके से लेके चलेगा, तो फिर हम भी इसी तरह मुल्क में, हमारा मुल्क जो पाकिस्तान है वो भी पूरी दुनिया में ऐसे ही रिप्रेजेंट होगा, अच्छा रिप्रेजेंट होगा। बहुत अच्छा लगा सर बात करके, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस टॉक विद यू। पाकिस्तानियों की सोच कभी नहीं बदल सकती। वही घटिया, बकवास, इलॉजिकल, सारे पाकिस्तानियों की नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन मैक्सिमम की है ऐसी सोच। जब आपकी सोच नफरती होगी, जब आपकी सोच इलॉजिकल होगी, जब आप प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे बात नहीं करेंगे, हवा हवाई बातें करेंगे, सपनों की दुनिया वाली बातें करेंगे, तो यही होगा। सामने वाले की चीज मिटा देनी है हमें, अगर ये दिमाग में बात घुसी हुई है, सॉरी दोस्तों, कुछ नहीं हो सकता आपका। ये चीज प्रॉब्लम बढ़ाएगी आपके लिए, पाकिस्तान के लिए, और जो जो देश ऐसी सोच रखते हैं या जो जो कम्युनिटी ऐसी सोच रखती है उन सब के लिए प्रॉब्लम बढ़ेगी। आप हर देश से निकाले जाएंगे, आपको आपके देशों से बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कहीं और घुसने की इजाजत नहीं देंगे। आप सोचिए क्या हालत होगी आपकी। आप अपने बच्चों को किस तरह का भविष्य देंगे? भुखमरी वाला भविष्य, जाहिलों वाला भविष्य, एक एक रुपए के लिए, खाने के लिए मरने वाला भविष्य। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आने वाली जनरेशंस को क्या देंगे। और अगर आपने नहीं सोचा, यकीन मानिए जो आप लोगों के साथ हो रहा है अभी, इससे भी भयंकर होने वाला है। आप लोगों को आइसोलेट कर दिया जाएगा, आपसे कोई बात करना तक पसंद नहीं करेगा, आपसे कोई पूछेगा नहीं।
और जब आप दूसरों पर अटैक करेंगे, दूसरों की चीजें हथियाने की कोशिश करेंगे, तो फिर लात पड़ेगी। फिर मत चिल्लाइएगा कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। पाकिस्तानियों को यह बात समझनी पड़ेगी कि बदलाव सबसे पहले अपने अंदर लाइए। फॉरेन पॉलिसी कैसी है, सरकार कैसी है, उससे नहीं होता। जब तक आप अपने अंदर इंडिविजुअल के तौर पर बदलाव लेकर नहीं आएंगे, तब तक कुछ भी नहीं बदला जा सकता। नहीं बदल सकते। 76 ईयर्स में क्या बदला है आपने अपने यहां, बता दीजिए, क्या बदला आपके यहां? अगर बदला होता, आप लोगों ने कोशिश की होती, तो यकीन मानिए जो पाकिस्तान की आज ऐसी हालत ऐसी होती नहीं। पाकिस्तान आज एक खुशहाल देश होता। चलिए बहुत खुशहाल तो नहीं, लेकिन खुश होता। अब वो हैप्पीनेस इंडेक्स की बात मत करना। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि आपके यहां की ग्राउंड रियलिटी क्या है। दुनिया आपको किस नजर से देखती है, पड़ोसी आपको किस नजर से देखते हैं, आपको क्यों हिकारत की नजरों से देखा जाता है, आपकी करतूतें ऐसी क्यों हैं। तो सुधारने की शुरुआत अपने सिंगल लेवल पे शुरू कीजिए। जब एक एक आदमी सुधार लाएगा अपने आप में, तब जाके उसका असर दिखना शुरू होगा। रही बात कतर की, भारत की, तो देखिए जियो पॉलिटिक्स है, कोई देश किसी का दोस्त नहीं है, कोई देश किसी का दुश्मन नहीं है परमानेंट। ये बात तो पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आएगी। जहां मुझे आदर सत्कार मिलेगा वहां पर मैं आदर सत्कार दूंगा, उनके साथ बिजनेस करूंगा, उनके साथ सारी चीजें करूंगा। जहां पर नहीं मिलेगा वहां नहीं करेंगे भाई। अब मालदीव्स का देखिएगा क्या होने वाला है। बड़ा पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था ना, मालदीव्स की हालत खराब है, बैंकरप्ट होने वाला है वो। और चाइना ये चाहता है, चाइना उसको फंसा लेगा। फिर देखिएगा क्या मजा आएगा। चाइनीज क्या करते हैं फिर, पता ही है ना चाइनीज मुसलमानों के साथ क्या करते हैं चाइना के भीतर। नहीं पता है, जाइए गूगल कर लीजिए, पढ़ लीजिए। और थोड़ी बहुत गैरत बची हो, शर्म बची हो, तो जाके पाकिस्तान में चाइनीज एम्बेसी के बाहर प्रोटेस्ट कर दीजिएगा। मैं तो लगातार कह रहा हूं, चैलेंज दे रहा हूं मैं लब्बैक वालों को, लेकिन एक के भी लब्बैक वालों की गैरत नहीं जागती कि जाके प्रोटेस्ट करे चाइनीज एम्बेसी के बाहर और पूछे उनसे कि तुम हमारे मुसलमानों को दाढ़ी क्यों नहीं रखने दे रहे हो, रोजा क्यों नहीं रखने देते, मस्जिदें हमारी हजारों मस्जिदें क्यों तोड़ दी तुमने। हिम्मत नहीं है लब्बैक वालों की जाकर पूछने की चाइनीज एम्बेसी के सामने। वो तो बेटियों को चाइना बेचने के चक्कर में रहते हैं ना। अब भाई मैं नहीं कह रहा, ये अल जजीरा की रिपोर्ट्स कहती हैं और भी इंटरनेशनल एजेंसी की रिपोर्ट कहती हैं, आपके यहाँ की रिपोर्ट्स कहती हैं। आप लोग बेच रहे हो अपनी बेटियों को चीनियों को। मैंने कोई रिपोर्ट नहीं बनाई भाई, आप ही लोग। कहां तुम लोग करोगे? जो लोग बेटियों को अपनी बेचते हैं वो जाके उससे सवाल पूछेंगे, जिनको बेचते हैं अपनी बेटियों को पूछ ही नहीं सकते। मैं तो इंतजार में हूं कि कब चाइनीज एम्बेसी के बाहर प्रोटेस्ट करेंगे पाकिस्तान के लोग मुसलमानों के राइट्स को लेकर। अब मैं चैलेंज है, ये हो नहीं सकता। अब ये मत करना कि एक इक्का दुक्का लोग जाके कर ले और कह लें 4 लोग 10 लोग दिख रहे हो, हाँ प्रोटेस्ट हो गया, प्रोटेस्ट देखो पूरे पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट कर दिया। ऐसा प्रोटेस्ट नहीं, जो लब्बैक वाले करते हैं लाखों की संख्या में, वो वाला प्रोटेस्ट चाहिए। चैलेंज फिर से देता हूं, करके दिखा दो चाइनीज एम्बेसी के बाहर। नहीं करोगे, एक्चुअली तुम लोग मानोगे ही नहीं कि ऐसा होता है वहां पर, मानना ही नहीं है तुमने, तो इसका कोई इलाज नहीं है। आप नहीं मानोगे तो मैं आज से मानना छोड़ दूं कि पाकिस्तान नाम का कोई देश है, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या पाकिस्तान नाम का देश ग्राउंड पर नहीं रहेगा? तो मेरी गलती होगी ना कि मैं नहीं मानता। कमेंट करके जरूर बताइए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। बड़ी अजीबोगरीब सी बातें हुई मुसलमानों की तरफ से, स्पेशली पाकिस्तान की तरफ से। मंदिर तोड़कर मस्जिदें बना दो यार। मैं इस पर नहीं, मैं रिलीजन में घुस जाऊंगा। जब रिलीजन की बात आती ना, उस पर फिर सारी बात है, हर बंदा इमोशनली अटैच होता है। मैं नहीं चाहता मुझसे कोई गलत बात नहीं। मैं मोदी साहब का जो रेड कारपेट है ना, उसका जो वेलकम है, उस पर बात पहले करेंगे। इस पर हमारा मौका बिल्कुल साफ और वाज़ेह है। जो मंदिर मस्जिद जब की बात आती है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा हिचकिचाहट इसलिए भी होती है क्योंकि मुझे कुछ लोग हिंदू भाई भी देख रहे होते हैं, कि कई मुस्लिम भी देख रहे होते हैं। मैं नहीं चाहता किसी की दिल आज़ारी हो।
तो पीएम मोदी साहब की रेड कारपेट इज्जत देख रही है ना। मैं अक्सर कहता हूँ जब एक पीएम दूसरे कंट्री के अंदर जाता है या दो सरदार कंट्री के मुख्तलिफ कंट्रियों के जब मिलते हैं तो दो सरदार, उनके मिलने के अंदाज से पता चलता है कि वो उनके एक दूसरे के साथ तल्लुकात कैसे हैं। ठीक है ना। पीएम मोदी साहब को रेड कारपेट वेलकम हुआ, तो उसका मतलब यह है कि बहुत मोहब्बत उनके गहरी, बहुत ज्यादा मोहब्बत, और शेख उधर पहुंचे हुए थे लेने उनको। बिल्कुल भाई, उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट किया है। अक्सर हमने देखा है कि कोई कंट्री का प्राइम मिनिस्टर किस कंट्री में जाता है तो उसको रिसीव करने के लिए उस कंट्री का आगे से फॉरेन मिनिस्टर जाता है अक्सर, लेकिन यहाँ पर तो भाई खुद जो ये बात जो है शेख ये खुद पहुंचे होते हैं। तो इससे देखा अंदाजा लगाया जा सकता है कि पीएम मोदी की या इंडिया की वो कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, और उसके अलावा उनको वैसे इंडिया की जरूरत भी है, तो इस वजह से वो भी ज्यादा करते होंगे। और कतर की बात की जाए तो कतर में 20% मेरे ख्याल से ज्यादा, सबसे ज्यादा नंबर 1 पे जो है ना इंडियन ही है। भाई मोदी साहब का यही है कि भाई जहाँ भी जा रहे हैं ना, स्पेशली जो अरब के दौरे हैं ना उनके, वो बड़े कामयाब हैं। पहले दुबई गए हैं, दुबई में बड़ा वार्म वेलकम हुआ है भाई उनका। और मोदी साहब खुद उन्होंने ये कहा है कि भाई दुबई में आना मुझे ऐसे ही लगता है जैसे अपने घर में हूँ। तो 6-7 दफ़ा वो उधर जा चुके हैं, तो इस दफ़ा का जो मैं कहता हूँ ना उनका वेलकम है ना वो बहुत ज़्यादा और शानदार हुआ है। और दूसरी बात कतर की कि भाई कतर भी इस वक्त जो है ना मैं कहता हूँ कि बड़े ही उन्होंने ना अच्छे अंदाज में उनका वेलकम किया है, क्योंकि जब कोई लीडर जो होता है ना प्राइम मिनिस्टर वो दूसरे कंट्री में जाता है तो वहाँ का लीडर या प्राइम मिनिस्टर आए और उसके जो जेस्चर हैं, एक्सप्रेशंस हैं, वही बताते हैं भाई कि वो एक दूसरे के कितने गहरे फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, और कितने अच्छे ताल्लुकात हैं उन कंट्रीज के। तो ये भाई उस वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा था। और दूसरी बात ये कि हमारे जो कह रहे हैं कि हालात वो तो आप सबके सामने ही हैं जैसे भी हैं। फिर पाकिस्तान के लोग कुछ जज्बाती भी हो जाते हैं, बात आ गई तो बहुत ज्यादा भाई भड़कते बहुत है भाई। हम जैसे भी है, भिखारी है, जो भी है, हम ला इलाहा इल्लल्लाह को मानने वाले हैं। हम इंडिया को भूल है कि जो शेख साहब हैं वो भी आए हैं तो वहाँ पे मंदिर बनेगा, तो वो कहते हैं कि भाई ये बहुत ज़्यादा गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। उस पर आलोक सर ने ये मैसेज दिया है, ये बताया, ये बिल्कुल बात ठीक थी। उन्होंने कहा है कि वहाँ का शेख मंदिर में आके पूजा पाठ नहीं करेगा, ना कोई मुस्लिम आएगा, ना मुसलमान आगे पूजा पाठ करेगा। वो तो हिंदुओं के लिए बनाएंगे, तो हिंदू ही वहां पे आगे पूजा पाठ करेंगे। फिर बात मैं पहले कह चुका हूँ, जज्बाती जो होते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले हैं तो इंडिया किसी बोल में न रहा। तो फिर जाहिर बात है लोग सर तो पहले ही सबूत लेकर बैठे होते हैं, टक से चिपका देते हैं। उन्होंने फिर हमें पैंट उतारो सर नहीं दिखाई, जो कि आई थिंक पाकिस्तान जब तक रहेगा पता नहीं अब कब तक है, पहले तो एक हिस्सा लगा हो चुका है। तो टक से वो हमें जो है हमारे वो कैसे मूंग दलता रहेगा, ये वाला सबूत जो है ना, ये वाली बात हमारे सीने पर मूंग दलती रहेगी कि हमारे 93,000 सोल्जर ने सरेंडर किया था। बिल्कुल, एक शहर की आबादी होती है 93,000। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी हमारे लिए शर्म की बात है। और देखें कि जब भी मैं इंडिया के खिलाफ या पहले मतलब की बातें करता हूँ, मुझे पता नहीं था कि मैं फख्र से करता वाकई पाकिस्तान बड़ा पावरफुल है, लेकिन अब करना जब मैं करता हूँ ना तो माइंड में सोचता हूँ तो मुझे शर्म आती है अपने आप पर और अपनी आदमी पर कि शुरू से देखना कि हमारी कंट्री खा रही है, हम उसका हाल कंडीशन क्या है कर दी है, लेकिन जंग के मैदान में देखने के पैंट उतरवा दी है, तो बोलने के काबिल नहीं छोड़ा, हमारे पास कोई अल्फाज ही नहीं बचते। ऐसे ही है। फिर मर्दानगी है, लोग ने चैलेंज किया भाई। पहली बात तो यह अगर चाइना में ऐसा हुआ है, वाकई में ऐसा है, रियल में चले रिपोर्ट्स बात कुछ और होती है, ग्राउंड रियलिटीज कुछ और होती है, क्योंकि हमारे दोस्त हमारे गांव के लड़के, लेकिन मेरा अपना क्लासमेट जो है वो चाइना में मौजूद, उससे मेरी मुलाकात हुई है, आया भी था पाकिस्तान। उसने किस तरह मुझे सूरत बताई तो नहीं जिस तरह लोग सर कह रहे। खैर इसके बावजूद भी अगर ऐसा चाइना में हुआ है, 16,000 मस्जिद है, जितने भी हज़ारों मसाजिद है उनको तबाह किया गया, डिस्ट्रॉय किया गया, तो बहुत गलत है। वो स्ट्रांगली कंडेम दैट। चाइना जहाँ इंडिया पर बात कर रहे हैं वहाँ हमें खुलकर जिस तरह TLP की बात की, चाइना की तो भाई कोई बात ही नहीं करता।
TLP करना चाहिए ना। पाकिस्तान में हमारे मुल्क में तो कोई बंदा उनके खिलाफ बोलता ही नहीं है, क्योंकि चाइना का ही तो खा रहे हैं। खा तो अल्लाह का दिया रहा है, लेकिन भाई चाइना का ये खा रहे हैं, दादे की कहाँ से आई है? पहले अमेरिका था, अब ये जो सी पैक है ये सारा चाइना की मदद से है। फिर और चाइना के भाई पैसे आपके अकाउंट में, बैंकों के अकाउंट में पड़े वाकई में अगर हम पे गैरत है ना इमदाद के लिए, तो भाई हम जाए इंशाल्लाह कि मैं सिख साहब एहतजाज करूं, अपना रिकॉर्ड करवाएं, सही है। कोई भी नहीं जाएगा। लबैक वाले भी नहीं जा रहे। नहीं यार, तो बात फिर ये नहीं कश्मीर के मुद्दे पे क्यों बोलते हैं इतना? बुलवाया जाता है, कश्मीर के मुद्दे पे बोलते हैं भाई, बुलवाया वहाँ पे जुल्म ज्यादती हो रही है। कंपनी को उधर से फायदा हो, फलस्तीन के मुद्दे पे बोलते हैं, चाइना से सी पैक। चाइना पे क्यों नहीं बोलते? वहाँ भी मुसलमानों के साथ ज्यादती होती है। चले जी, खैर अफसोस वाली बात है, अगर चाइना में भी ऐसा होता तो हम एहतजाज नहीं कर रहे, ये अफसोस है। दूसरा 93,000 सरेंडर हुए, ये बहुत बड़ा अफसोस है। और ये स्याह ऐसा डब्बा है जो किसी भी डिटर्जेंट या साबुन या किसी चीज़ से नहीं उतरने वाला, बहुत गहरा धब्बा लगा दिया हमारी पाकिस्तान तारीख में ये जो 93,000 सरेंडर थे। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।